हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ बाइट्स 906। आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट केस लॉ डिस्कस करने वाले हैं पार्टनरशिप का। मिल्स वर्सेस क्लार्क 1953 का ये केस लॉ है एंड दिस केस लॉ इज बेस्ड ऑन सेक्शन 14 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जो कि बात करता है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी एक फर्म की। इस केस में होता है क्या, जो डिफेंडेंट है क्लार्क, वो एक अपना फोटोग्राफी का बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं और उसके रिगार्डिंग में एक जगह लेते हैं सैफर्ड मार्केट में, वहाँ पे अपना वो स्टूडियो एस्टेब्लिश करते हैं। फर्नीचर जो भी सब चीज़ें होती हैं स्टूडियो का एस्टेब्लिश करने के लिए, सारा का सारा सामान जो है वो डिफेंडेंट ही लेकर आए थे, क्लार्क ही लेकर आए थे। फैक्ट पे जरूर ध्यान देना, क्योंकि फैक्ट से ही केस का जो रेशियो है वो समझ में आएगा। अब शुरुआत में ये पार्टनरशिप एस्टेब्लिश नहीं करते हैं, ये अपना इंडिविजुअल बिजनेस चला रहे होते हैं और अपने अंडर में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को रखते हैं, लेकिन जो इनका बिजनेस था वो लॉस मेकिंग रहता है हमेशा की तरह। बार बार ये कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाते हैं। फिर एंट्री होती है हमारे प्लेंटिफ की, मिल्स की। मिल्स जो था एक रिनाउंड फोटोग्राफर था और 1950 में, जनवरी 1950 में ये इनके पास आता है और ज्वाइन कर लेता है इनको। शुरुआत में ये फ्रीलांस की तरह काम करते हैं कि जो मिल्स है वो बार बार आते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन बाद में ये एक प्रॉपर पार्टनरशिप एस्टेब्लिश कर लेते हैं, लेकिन उसकी टर्म्स और कंडीशंस जो है ना वो थोड़ी सी लूजली होती हैं, ऐसा कुछ फिक्स टर्म एंड कंडीशन नहीं रखते हैं। एक्सेप्ट एक इनकी टर्म्स ये थी कि जो मिस्टर मिल हैं वो क्या करेंगे, इक्वल शेयर लेंगे जो प्रॉफिट अर्न होगा उससे, और एक्स्ट्रा क्या लेंगे, यूरो 125 मंथली पेमेंट लेंगे प्लेंटिफ। ठीक है, ये दो कंडीशन सिर्फ रखते हैं और यहीं से हमें पता चलता है कि उनके बीच में पार्टनरशिप एस्टेब्लिश हो गई थी, क्योंकि वो प्रॉफिट में शेयर ले रहे थे। बाद में जो मेल्स है वो अपने एडवोकेट, जो कि वहाँ पे सॉलिसिटर बोलते हैं, उनसे बात करते हैं कि जो पार्टनरशिप है ना वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। मतलब उसमें जो एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी अगर हम एस्टेब्लिश कर लें तो वो एडवांटेजियस रहेगी पार्टनरशिप के बजाय। लेकिन किसी कारण वो दोनों जो हैं लिमिटेड लाइबिलिटी जो कंपनी एस्टेब्लिश करना चाहते थे वो एस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं और उनके बीच में डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। और जो उनके बीच में पार्टनरशिप फर्म एस्टेब्लिश हो रखी थी वो उसको भी डिजोल्व करना चाहते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग द पार्टनरशिप इट वाज डिटरमाइंड दैट ओनली क्रूशियल टर्म्स नेसेसरी फॉर द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस वुड बी कंसिडर इम्प्लाइड। ठीक है, सिर्फ और ये क्या कहते हैं आपस में कि जो चीज़ें सिर्फ क्रूशियल थी अपने बिजनेस को रन करने के लिए, हम उन्हीं चीज़ों को डिटरमाइन करेंगे, इम्प्लाइडली उन्हीं चीज़ों को अज्यूम करेंगे। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी और टर्म्स एंड कंडीशंस अज्यूम कर लेंगे, क्योंकि इनके बीच में एक एक्सप्लिसिट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रखा था। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ध्यान रखनी। दूसरा क्या कहते हैं, एडिशनली डिस्पाइट द लीज बीइंग ओन्ड बाय द डिफेंडेंट द कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट इंक्लूडिंग रेंट एंड अदर एक्सपेंसेस वर टू बी चार्ज टू द पार्टनरशिप। इन एसेंस, even though the lease belonged to one party, the financial responsibility related to it were considered and shared with the partnership during the dissolution proceedings। और ये भी कहा जाता है कि भले ही जो स्टार्टिंग में सारी ज़मीन वगैरह जो ली थी वो डिफेंडेंट क्लार्क ने ली थी, लीज जो थी उन्हीं के नाम पे थी और रेंट जो थे वो ही भर रहे थे, तो अब लेकिन क्योंकि डिजोल्व हो रही है तो आधा आधा जो होगा सब कुछ शेयर करना पड़ेगा, कि रेंट भी शेयर करना पड़ेगा और जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट आई है वो भी करनी पड़ेगी। इसी चीज़ को लेके यहाँ पे इशू अराइज हो जाता है और प्लेंटिफ जो है हमारे कोर्ट चले जाते हैं। लीगल इशू क्या अराइज होता है, पहली चीज़ तो ये अराइज होती है कि क्या उनके बीच में सच में पार्टनरशिप एस्टेब्लिश हो भी रखी थी कि नहीं हो रखी थी। और दूसरा लीगल इशू ये अराइज होता है कि अगर पार्टनरशिप हो रखी थी तो क्या क्या पार्टनरशिप की एसेट्स हैं, मतलब उस फर्म की एसेट्स कौन सी थी और उनका डिसोल्यूशन किस तरीके से होगा, किसको क्या प्रॉपर्टी मिलेगी क्या नहीं मिलेगी। ये दो लीगल इशू इस केस में अराइज होते हैं। कोर्ट क्या ऑब्जर्वेशन देता है कि हाँ उनके बीच में पार्टनरशिप हो रखी थी, और ये किस चीज़ से पता चलता है कि वो इक्वल प्रॉफिट शेयर करते थे। ठीक है, और कोई तो एक्सप्लिसिट टर्म्स यहाँ पे मेंशन नहीं थी, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो प्रॉफिट शेयर करते थे, इस वजह से यहाँ पे ये कंक्लूड किया गया कि पार्टनरशिप एस्टेब्लिश थी। और जो कि सेक्शन 4 में भी बोला जाता है कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो पार्टनरशिप फर्म में तो आपका मोटिव क्या रहता है, प्रॉफिट अर्न करना और उसको शेयर करना।
द की क्वेश्चन वॉज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्टनरशिप एसेट। अब कोर्ट के पास जो क्वेश्चन डिटरमाइन करने को बच गया था वो ये था कि एसेट्स कौन सी होंगी। इट वॉज एस्टेब्लिश दैट आइटम्स लाइक फिल्म्स, नेगेटिव्स, देखो पहले कैमरे में क्या होता था ना, रोल डलते थे, उन्हीं को नेगेटिव बोलते हैं। अभी डिजिटल कैमरा नहीं थे उस टाइम पे, बहुत पुराना केस है। तो जो भी फिल्म्स थी उनकी जो भी नेगेटिव्स थे, और उनको ये माना गया कि वो एक मतलब पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है। कंसिडर्ड द स्टॉक इन ट्रेड वर एसेट्स ऑफ द पार्टनरशिप बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट दे वर बोथ इन। और कोर्ट ने कहा कि जो जिसके नेगेटिव, अगर क्लार्क से जो नेगेटिव्स बिलोंग करते हैं, जो फिल्म बिलोंग करती हैं, वो अपनी क्लेम कर सकते हैं, और जो मिल्स की हैं वो अपनी क्लेम कर सकते हैं और अपनी अपनी एसेट्स को ले सकते हैं वो। हाउएवर द कोर्ट एक्सक्लूड गुडविल फ्रॉम द पार्टनरशिप एसेट्स, नोटिंग दैट डिस्पाइट इंटेंशंस टू असाइन वैल्यू टू द गुडविल, नो फॉर्मल एग्रीमेंट वॉज रीच्ड। क्योंकि देखो गुडविल भी एक पार्ट ऑफ एसेट ही माना जाता है। अगर आपकी कोई अच्छी इमेज है और उस इमेज की वजह से पार्टनरशिप फर्म को बेनिफिट हो रहा है, तो वो आपकी गुडविल एक आपकी एसेट है और उसको भी पार्टनरशिप की एसेट माना जाता है। लेकिन क्योंकि इसके रिगार्डिंग कोई भी एक्सप्लिसिट एग्रीमेंट नहीं हो रखा था, तो कोर्ट ने क्या किया, गुडविल को क्या है, बाहर रखा पार्टनरशिप की एसेट से, और अपनी अपनी जो गुडविल है दोनों के दोनों अपने अपने क्लाइंट्स जो है वो अलग अलग लेके जा सकते थे। ये भी कोर्ट ने हेल्ड किया इसमें। द कोर्ट हेल्ड दैट द लीज इक्विपमेंट्स एंड फर्नीचर वर ब्रॉट इन बाय द डिफेंडेंट एंड वॉज दस इज हिज पर्सनल प्रॉपर्टी। देखो क्योंकि डिफेंडेंट ने ही खुद से लीज पे ज़मीन ली थी और फर्नीचर जो इक्विपमेंट्स लिए थे फोटोग्राफी के लिए वो सब डिफेंडेंट के ही थे, तो डिफेंडेंट की वो पर्सनल प्रॉपर्टी मानी गई, ना कि पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी। द ओनली एसेट ऑफ द पार्टनरशिप वर द स्टॉक इन ट्रेड्स एंड कंज्यूमेबल चैटल्स। कंज्यूमेबल चैटल्स वो होती हैं जो मूवेबल्स होती है, जिनको कंज्यूम किया जा सकता है, जैसे कि नेगेटिव्स के रोल्स वगैरह हैं, वो क्या किस चीज़ के अंदर आएंगे, कंज्यूमेबल चैटल्स के अंदर आएंगे। The court further ruled that no depreciation would be applied to the partnership, कि जो फर्म है ना वो फर्म डेप्रिशिएशन कॉस्ट नहीं देगी। जो भी लीज के ज़मीन ले रखी थी या फिर जो फर्नीचर थे उनकी डेप्रिशिएशन कॉस्ट भी डिफेंडेंट चाहता था कि वो प्लेंटिफ से रिकवर करे, मतलब टोटल पार्टनरशिप फर्म से रिकवर करे। लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने डिनाई कर दिया कि डेप्रिशिएशन कॉस्ट नहीं मिलेगी। एडिशनली इट वॉज डिटरमाइंड दैट पार्टनरशिप वुड बियर द एक्सपेंसेज related to rent, rate and insurance of the duration it occupied the premises। बट ये कोर्ट ने ये कहा कि जो पार्टनरशिप फर्म है इन टोटल उससे क्या क्या रिकवर किया जा सकता है, जो रेंट पे किया गया है, जो रेट इंश्योरेंस वगैरह के लिए दिया गया है, वो सब चीज़ें रिकवर कर सकते हो पार्टनरशिप से जॉइंटली। लेकिन उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो डेप्रिशिएशन कॉस्ट है वो नहीं मिलेगी। अब इसको समराइज करते हुए हम जो केस का रेशियो है क्वेश्चन में क्या लिख सकते हैं, द कोर्ट क्लैरिफाइड दैट फर्म्स प्रॉपर्टी एनकम्पासेस ऑल एसेट्स, राइट एंड इंटरेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड, परचेज, एक्वायर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन द फर्म्स एसेट। इसका मतलब क्या निकल के आता है कि वो सारी की सारी एसेट्स होंगी फर्म की, जैसे राइट्स हैं और जो सारी एसेट्स उसने एक्वायर की हैं, इंटरेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड, परचेज करके अगर कोई एसेट जो है वो परचेज की गई है, एक्वायर की गई है, या फिर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द फर्म्स। सपोज करो कि उसने जो ज़मीन अपनी खरीदी होती और उसको पहले से उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, लेकिन वो उस रिगार्डिंग कोई एग्रीमेंट करता है कि ये प्रॉपर्टी मैं फर्म को दे रहा हूँ, तो वो फर्म की एसेट्स के अंदर आ जाएगी। और फर्म की एसेट्स में क्या होता है, दिस इंक्लूड द गुडविल ऑफ द फर्म। फर्म की गुडविल भी होती है, इंडिविजुअल की गुडविल नहीं, फर्म की गुडविल। अगर आपकी फर्म अच्छा काम कर रही है, सो एंड सो फोटोग्राफर के पास जाएंगे हम सब लोग क्योंकि वो बहुत अच्छे फ़ोटो क्लिक करता है, तो उस गुडविल भी क्या होती है, उस फर्म की एसेट होती है। और उस गुडविल को उसके नाम से अगर कोई पार्टनर चला जाता है तो दोबारा उस नाम से, उस फर्म के नाम से अपना बिजनेस रन नहीं कर सकता है। Importantly, the court emphasized that individual's property doesn't automatically becomes the part of the partnership solely due to its use in the business। सपोज करो कि आपने एक कैमरा खरीदा और उस कैमरे से आप पार्टनरशिप फर्म के ही फोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक कर रहे हो, क्योंकि वो पार्टनरशिप फर्म के लिए यूज हो रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि वो कैमरा जो है वो पार्टनरशिप फर्म का हो जाएगा, वो आपकी सोल प्रॉपर्टी है। एंड अगर उसके रिगार्डिंग कोई एक्सप्लिसिट
एग्रीमेंट नहीं हुआ है, आपने वो सच में पार्टनरशिप करने के टाइम पे अगर आपने कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं किया है कि मेरे पास कैमरा है, आपके पास ज़मीन है, आओ आके एक स्टूडियो एस्टेब्लिश करते हैं, तो वो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी हो जाएगी, अदरवाइज़ वो नहीं होगी। आई होप आपको ये केस का रेशो जरूर समझ में आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल्सो यू कैन गेट द PDF by texting me on my WhatsApp, and WhatsApp number will be in the description box below. Thank you so much.